अगर आप न्यूज़पेपर रीड करना चाहते हो बट ड्यू टू सम रीज़न आप न्यूज़पेपर रीड नहीं कर पा रहे हो, और आप न्यूज़पेपर रीड कर रहे हो पर आपको न्यूज़पेपर समझ नहीं आ रहा, तो ये वीडियोस आपको डेली हेल्प करेंगे न्यूज़पेपर समझने में, कंसिस्टेंसी बिल्ड करने में और बहुत कम टाइम में अपनी स्टैटिक नॉलेज को डे टू डे इवेंट्स के साथ अलाइन करने में। तो बिना टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। 24 जुलाई का न्यूज़पेपर आज हम कवर करेंगे। वेलकम टू माई चैनल, माई नेम इज सानिया। So the first news article that we have for today is Changing Dimension of Warfare। ये आर्टिकल एडिटोरियल पेज में टॉप पे दिया हुआ था। इस आर्टिकल में वो बात करते हैं कि कैसे वर्ल्ड वॉर 2 से लेकर अभी 2025 तक कैसे वॉर में या वॉर के मेथड्स में चेंज आई है। ओपनिंग लाइंस में जो एडिटर है वो बात कर रहे हैं माकियावेली की। माकियावेली इटली से हैं। वो एक फिलोसफर भी हैं, वो एक स्टेट्समैन भी हैं। उनको इटली की काफ़ी फ़िक्र रहती थी, इसलिए उन्होंने इटली के लिए काफ़ी उन्होंने 2 बुक्स लिखी थी, द प्रिंस, और एक और बुक थी। तो द प्रिंस में वो एक नेगेटिव कैरेक्टर ह्यूमंस का बताते हैं। वो बोलते हैं कि ह्यूमन सेल्फिश हैं और वो सिर्फ अपनी परवाह करते हैं, और उनका मानना था कि पॉलिटिक्स में भी सिर्फ पावर ही इज़ व्हाट वन शुड एम फॉर, और स्टेट की नेशनल सिक्योरिटी या नेशनल इंटरेस्ट के सामने कुछ और नहीं आता है। तो माकियावेली काफ़ी नेगेटिव करेक्टर्स पे या नेगेटिव फीचर्स हाईलाइट करते हैं पॉलिटिक्स के। और जो राइटर हैं वो हमें बोल रहे हैं कि अभी हम एज्ड ओल्ड मेथड्स या एज ओल्ड आइडियाज़ से जो वॉरफेयर से रिलेटेड है कि सिर्फ स्टेट ही जो है वो पावर परस्यू करती है, अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए परस्यू करती है, अब हम इससे बहुत आगे चले आए हैं। तो बेसिकली मेन चेंजेस क्या आई हैं वर्ल्ड वॉर 2 से लेके अभी तक। हमने देखा वर्ल्ड वॉर 2 हुई, उसके बाद यूनाइटेड नेशंस बनती है। यूनाइटेड नेशंस के बाद हमने कोल्ड वॉर एरा देखा, यहाँ पे यूएस और यूएसएसआर एक सामने खड़ी है। उसके दौरान ही, कोल्ड वॉर के दौरान ही हमने देखा क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, हमने देखा नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया क्राइसिस। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि 1992 में जब सोवियत यूनियन या रशिया बन गया, तो उसके बाद हम देखते हैं कि यूएसए के पास सारी पावर आ गई। एंड देन हम और क्राइसिस देखते हैं। तो पहला जो चीज़ हम देखेंगे कि हम कन्वेंशनल वॉरफेयर से एसिमेट्रिकल वॉरफेयर पे आ चुके हैं। अब अफ़गानिस्तान में जो वॉर थी वो 2 नेशंस के बीच में नहीं थी, वो यूएसए और तालिबान के बीच में थी। तो ये एक एग्जाम्पल हुई एसिमेट्रिकल वॉरफेयर की। रशिया यूक्रेन वॉर जो 2023 में हमने देखा, वहाँ पे हमने ये भी देखा कि वॉर सिर्फ एक्सटर्नल वॉर नहीं रही थी, वहाँ पे वो साइबर वॉर भी लड़ रहे हैं। इल्ज़ाम है रशिया पे कि उन्होंने साइबर अटैक करा है यूक्रेन पे, एंड देयर आर मेनी थियोरीज अबाउट इट, बट एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम में आप यूज़ कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, अभी तो इट इज़ क्लेम्ड कि अभी जो भी वॉर होगी इट इज़ द वॉर फॉर इंफॉर्मेशन, इट इज़ द वॉर फॉर अगेन साइकोलॉजी, राइट। तो सोशल मीडिया आप देख लो कि कैसे इलेक्शंस के दौरान स्पेशली सोशल मीडिया को यूज़ किया जाता है इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस पीपल। और एक स्टडी हुई थी जिसके अकॉर्डिंग बताया गया था कि सोशल मीडिया डेटा यूज़ करके यूएस एंड यूके इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करा गया था। सो इट इज़ नो मोर अ फिक्शन बट अ रियलिटी। देन हाइब्रिड वॉरफेयर। अब वॉर वो नहीं है कि आपने बॉर्डर्स पे लड़ाई हो रही। इवन अगर यू नो इफ़ यू आर फ्रॉम इंडिया, सो यू नो कि अभी इंडिया पाकिस्तान का जो कन्फ्लिक्ट होता है, सो इट वॉज नॉट लिमिटेड टू बॉर्डर्स। अब एयर स्पेस इन्वॉल्व है, ड्रोन्स इन्वॉल्व हैं, तो काफ़ी ज़्यादा वेपनाइज्ड हो चुका है जो वॉर है कम्प्लीटली। अब कोई ट्रेडिशनल मीन्स टू फाइट वो नहीं यूज़ किए जाते हैं। हाइब्रिड वॉरफेयर बेसिकली एक स्ट्रैटेजी होती है जिसमें आप सॉफ्ट वॉरफेयर और हार्ड वॉर दोनों के फीचर्स यूज़ करके इन्फ्लुएंस करते हो। बेसिकली आप थोड़ा सा पुश करोगे, फिर आप रुक जाओगे, फिर आप थोड़ा पुश करोगे। जो स्ट्रैटेजी लद्दाख में चाइना यूज़ कर रही है, या जो स्ट्रैटेजी रशिया ने क्रीमिया में यूज़ की थी अगेंस्ट यूक्रेन, तो दिस इज़ एग्जाम्पल ऑफ हाइब्रिड वॉरफेयर। नॉन स्टेट एक्टर्स आ चुके हैं नेशन, स्पेशली वेस्ट एशिया में। आप सीरिया देख लें, आप अफ़गानिस्तान देख लें, यू कैन इवन इराक ले लें, तो वहाँ पे टेररिस्ट ग्रुप या प्राइवेट कंपनीज आ रही हैं
जो हमें बताता है कि नॉन स्टेट एक्टर्स का अब बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है स्टेट पॉलिसीज़ पे, एनजीओज का रोल इन पॉलिसी फॉर्मेशन और इन मल्टीनेशनल कंपनीज का रोल। तो नॉन स्टेट एक्टर्स का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस आ रहा है नेशनल से इंटरेस्ट पे, नेशनल स्ट्रैटेजी पे, नेशनल पॉलिसी पे। अब वॉर में अर्बन एरियाज या सिविलियन सेंट्रिक बैटलफील्ड्स हो रही हैं। पैलेस्टीन और इज़राइल वॉर में गाज़ा इज़ द मेन कह सकते हैं कंसर्न। हर दिन न्यूज़ आती है कि गाज़ा में ये हो रहा है, वो हो रहा है, एंड गाज़ा पे बहुत ज़्यादा प्रेशर भी है। तो जो वॉर है अब वो ट्रेडिशनल रही है या नहीं रही है ये आप डिसाइड करोगे। यहाँ पे एडिटर आपको एक आइडिया प्रपोज कर रहा है कि हम ट्रेडिशनल आइडिया से आगे आ चुके हैं, कि वो बोल रहे हैं कि अब ट्रेडिशनल आइडियाज़ इतने मैटर नहीं करते। ये आपको डिसाइड करना है कि क्या ट्रेडिशनल आइडियाज़ मैटर करते हैं नहीं करते हैं। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये भी हो सकता है कि दो एवोल्यूशन हुआ है वॉर की टेक्निक में, एवोल्यूशन हुआ है जो हम वेपन्स यूज़ कर रहे हैं उसमें, हमारी स्ट्रैटेजी में, पर इंटरेस्ट अभी भी हमारा यही है कि हम पावर सीक करना चाहते हैं। अभी भी हमारा इंटरेस्ट यही है कि हम डोमिनेट करना चाहते हैं। तो क्या हमारे आइडियाज़, क्या हमारी कोर आइडिया चेंज हुआ है, क्या वो वही है? तो इट्स अ मैटर ऑफ डिबेट। ये आपकी अपनी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग पे भी डिपेंड करता है कि आप इस डिबेट में कौन सी साइड पे खड़े हो। सो आई लीव इट टू यू एंड आई डिस्कस द नेक्स्ट आर्टिकल। अनदर आर्टिकल वॉज रिलेटेड टू कि लाइव टेस्टिंग, जो एनिमल्स, लिविंग एनिमल्स पे जो टेस्टिंग होती है उस पर। अब इसमें इम्पॉर्टेंट आ जाता है हमारे लिए डिस्कस करना हुआ एनिमल राइट्स। 2014 में नागाराज केस लॉ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो तमिलनाडु की ये बुल टेमिंग स्पोर्ट्स है इसको हम बैन करेंगे। एनिमल्स के पास भी है राइट टू लिव विद डिग्निटी, एंड राइट टू लिव विद डिग्निटी इज पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर विच आर्टिकल? राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और वहीं पे 2017 में गोरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेगुलेट करो एनिमल ट्रांसपोर्ट कंडीशंस को। अगर आपको पता है तो एलिफेंट्स के ट्रांसपोर्टेशन पे हम वो पासिस बनाते हैं, उसको प्रॉपरली रेगुलेट करते हैं, तो उसको आप एग्जाम्पल के तौर पे यूज़ कर सकते हो। देन उन्होंने कहा कि स्टेट की ये ड्यूटी है कि उनको एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम क्रूएलिटी। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया कब इस्टेब्लिश हुआ ये भी आपको पता होना चाहिए। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया 1962 में बना था। डेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन से एक्ट के अंडर इस्टेब्लिश किया गया। वहाँ पे वो बोल देंगे एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वो गलत है। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड अंडर सेक्शन 4 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960। इसमें समवॉट 28-30 मेंबर्स होते हैं, पर उनका टर्म ऑफ ऑफिस 3 years है। इट फॉल्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। GS2 में एनिमल्स के ऊपर क्वेश्चन या एनिमल राइट्स के ऊपर क्वेश्चन आ गया तो आपको इन केस लॉस को डालना पड़ेगा, यूज़ करना होगा। और ये भी पूछा जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में एनिमल्स के सेफगार्ड हैं या नहीं हैं, या आपको क्या लगता है कि एनिमल राइट्स इंपॉर्टेंट है इवॉल्विंग इंडिया के लिए या न्यू इंडिया के लिए। सो क्वेश्चन किसी भी वे में आ सकता है, आपको 360 डिग्री से हर टॉपिक को प्रिपेयर करना चाहिए, एंड दिस इज़ जस्ट वन ऑफ द वे। अब न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल आया था उसमें उन्होंने कुछ हमें सॉल्यूशंस दिए हैं, तो उनमें से 3 सॉल्यूशन मैं डिस्कस करूँगी। एक तो उन्होंने बोला कि अगर हमें रोकना है एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल्स तो वी नीड टू अमेंड दिस वेरी एक्ट। एक्ट क्या है? प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल एक्ट ऑफ 1960। इसको अमेंड करना होगा और स्पेशली इसका चैप्टर 4 अमेंड करने की ज़रूरत पड़ सकती है। सेकेंड, उन्होंने बोला कि हमें एनिमल्स को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है स्पेशली फॉर एजुकेशनल पर्पस। आप 2D रेडियोग्राफिक इमेजरी यूज़ कर सकते हैं, 3D विजुअल मॉडल्स यूज़ कर सकते हैं एनाटमी पढ़ाने के लिए। और उन्होंने बोला कि हम शिफ्ट कर सकते हैं एनिमल मॉडल से टू एक्स कॉर्पस मॉडल्स। तो बेसिकली लाइव एनिमल्स को यूज़ करने से बेटर है या तो हम अपनी टेक्नोलॉजी का पूरा यूज़ करें या एक्स कॉर्पस मॉडल्स को यूज़ करें। अगर आपको कोई और रिफॉर्म्स या कोई और सोल्यूशंस पता है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। एंड मूविंग ऑन, अनदर इम्पॉर्टेंट आर्टिकल इन न्यूज़ वॉज रिलेटेड टू स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड। आर्टिकल में
ये आर्टिकल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जीएस पेपर 1 में मेंस के सिलेबस में सोसाइटी के वाले पार्ट में अर्बनाइजेशन एक टॉपिक है। अर्बनाइजेशन पे जब सोसाइटी में क्वेश्चन आएगा तो आपके पास रियल लाइफ एग्जांपल्स होनी चाहिए, एंड इट टू बी ऑनेस्ट इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड रियल लाइफ एग्जांपल्स जस्ट बिफोर अ डे और अ वीक बिफोर एग्ज़ाम। तो इसलिए न्यूज़पेपर विल हेल्प यू कि आप वो एग्जांपल्स अपने लिए ढूंढ सको और उनको कलेक्ट कर सको। तो ये जो अवार्ड है ये 2016 से यूज़ आया है। इस अवार्ड के अंडर क्या करा जाता है कि हमारी सिटीज़ को हम सर्वे करते हैं और उनको हम रैंक करते हैं क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया एंड सो ऑन। इस साल का जो थीम था वो था रिड्यूस रीयूज रिसाइकल। 2024 था वेस्ट टू वेल्थ। ज़्यादा फोकस हमारा सर्कुलर इकोनॉमी पे है ताकि हम वेस्ट को रिड्यूस कर सकें और अपनी सिटीज़ को ज़्यादा क्लीन कर सकें। कल वाले आर्टिकल में ही शायद से मिनिस्ट्री ने डिस्कस करा था कि हमारी जो इंडिया है उसमें जो अर्बन सिटीज़ हैं उन पे आने वाले सालों में प्रेशर बढ़ेगा। मे बी हमें इंफ्रास्ट्रक्चर अपना डबल करना हो और अभी वी हैव टू बिल्ड दैट। तो ये भी आपको शायद से लिंक करना चाहिए चीज़ों को। और ये जो सर्कुलर इकोनॉमी का प्रिंसिपल है ये जयपुर डिक्लेरेशन के साथ लिंक्ड है। इसको आप अपने सोसाइटी के पेपर में यूज़ कर सकते हैं, इकोनॉमी के पेपर में यूज़ कर सकते हैं, एनवायरनमेंट थीम में GS 3 में यूज़ कर सकते हैं। अब एग्जांपल्स जो इम्पोर्टेंट मुझे लगी वो है सिटीज़ की। इंडोर में अब हम सोचते हैं कि वेस्ट को हम 2 बास्केट या 2 बकेट्स में डिवाइड करते हैं, बट इंडोर में 6 बकेट्स में डिवाइड किया जा रहा है। ड्राई, वेट, सैनिटरी, डोमेस्टिक, प्लास्टिक, ई वेस्ट। एंड इंडोर इज़ वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी, द मोस्ट क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया भी कह सकते हैं। सूरत में काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आया। पिछले 3 डिकेड पहले सूरत में बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड, बहुत ज़्यादा अनक्लीन सिटी थी, बट अभी उन्होंने सूरत अपना रेवेन्यू अर्न कर लिया बाय सेलिंग सीवेज ट्रीटेड वाटर। आप कोट कर सकते हैं इनको एग्जाम्पल्स की तरह। विशाखापट्टनम में इको पार्क्स बनी हैं। पुणे में उन्होंने वेस्ट मैनेजमेंट को कोऑपरेटिव्स के साथ लिंक कर दिया है। लखनऊ में एक वेस्ट एरिया को उन्होंने वंडर पार्क बना दिया है। और वहीं पे कुबेरपुर एरिया ऑफ आगरा में उन्होंने टॉक्सिक डंप साइट को ट्रांसफॉर्म किया इनटू अ ग्रीन एरिया बाय यूजिंग बायो रेमिडिएशन एंड बायो माइनिंग टेक्नोलॉजीज। तो कुबेरपुर एरिया ऑफ आगरा स्पेशली आप यूज़ कर सकते हो इन योर एनवायरनमेंट आंसर्स फॉर as an example for bioremediation and biomining technology, or to show how technology helps in managing waste or improving cities। ठीक है, तो you should always develop a 360 degree approach। you need to understand कि okay, if I'm reading this, इसका connection इसके साथ है, and it will help you to make your answer more dynamic और more informative। एग्जाम्पल्स यहीं से आएंगी अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे। देन अगेन एंड अगेन न्यूज़पेपर में आर्टिकल आ रहा है विद रेफरेंस टू प्रेसिडेंट्स रेफरेंस। ठीक है, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पे बहुत ज़्यादा फोकस है। पिछली कुछ दिनों में मैंने वीडियो में डिस्कस करा प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पे, वहाँ पे मैंने स्लाइड 1 पे डिस्कस करा था क्योंकि मुझे लगा इम्पॉर्टेंट है। आज मैं इसको अदर पार्ट ऑफ द वीडियो में डिस्कस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी डिस्कस्ड है, एंड आई एम श्योर आपने पॉलिटी अगर पढ़ी है तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। सो लेट्स डेल्व इनटू इट। पहले तो आर्टिकल 143 इंपॉर्टेंट है। 143 आर्टिकल क्या कहता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्वेश्चन ऑफ लॉ पूछ सकते हैं किससे, सुप्रीम कोर्ट से। वो 2 चीज़ों पे पूछ सकते हैं, एक अगर कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर है, दूसरा अगर कोई कन्फ्लिक्ट है ड्यू टू प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी पे। ठीक है, अब आर्टिकल 143 ये भी बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी एडवाइस देगी वो बाइंडिंग नहीं होगी प्रेसिडेंट पे। ठीक है, वो सिर्फ एक एडवाइस ही है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये भी बोलते हैं कि अगर क्वेश्चन पब्लिक इंपॉर्टेंस मैटर पे है तो सुप्रीम कोर्ट चाहे तो एडवाइस दे ना दे, पर अगर प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी पर है तो दे हैव टू गिव एन आंसर टू द क्वेश्चन। अब आर्टिकल 141 बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का डिक्लेयर्ड कोई भी जो भी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट देती है दैट इज़ बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स ऑफ इंडिया, ऑन ऑल द कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। जो एडिटोरियल है वहाँ पे ये क्वेश्चन उठाया गया कि प्रेसिडेंट जो एडवाइस दे रहे हैं क्या वो बेसिकली ऑल्टर कर सकती हैं कि जो
जो सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देंगे प्रेसिडेंट को, क्या वो ऑल्टर कर सकती हैं जो डिसीजंस सुप्रीम कोर्ट ने लिए उसको। बेसिकली प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देगा प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट कोई ऐसा लॉ या एग्जीक्यूटिव एक ऐसा लॉ लेकर आएगी जिससे जो सुप्रीम कोर्ट की प्रीवियस जजमेंट है उसको ऑल्टर कर दिया जाए। तो इसी को हमें समझना है। आई होप कि मैं आपको क्वेश्चन समझा सकी हूँ कि प्रेसिडेंट एक एडवाइस लेंगे, फिर एग्जीक्यूटिव कुछ ऐसा लॉ बनाएगी जिसके तहत वो ऑल्टर कर दे सुप्रीम कोर्ट की पुरानी जजमेंट को। क्या ऐसा पॉसिबल है? बेसिकली ये क्वेश्चन है। अभी समझना ये है कि क्वेश्चन जो रेज करा गया है वो ये है, क्या प्रेसिडेंट ने जो क्वेश्चन पूछा है वो ये है, 18 क्वेश्चन है वैसे, उनमें से एक क्वेश्चन ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट टाइम रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है गवर्नर और प्रेसिडेंट पे विद रिस्पेक्ट टू स्टेट गवर्नमेंट बिल। ठीक है, अभी इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी जहाँ पे उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई थी। तो अभी हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में क्या इवेंट्स आते हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, उसके बाद एग्जीक्यूटिव का क्या रिस्पॉन्स आता है। तो इट्स ऑन गोइंग प्रोसेस, बट आई होप यू अंडरस्टूड द डिबेट टिल नाउ। अभी कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अंडर आर्टिकल 143 cannot be used as a means for the executive to seek or review or reversal of its settled opinion। ये आर्टिकल 143 को यूज़ करके सुप्रीम कोर्ट की कोई भी जजमेंट को रिव्यू या रिवर्स नहीं किया जा सकता। सो इट्स अ मैटर ऑफ डिबेट। अभी बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होंगी, सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन आएगा, प्रेसिडेंट का रिस्पॉन्ड आएगा, एग्जीक्यूटिव का रिस्पॉन्स आएगा। तो अ लॉट इज़ गोइंग टू हैपन। तो धीरे धीरे हम समझेंगे क्या होता है, हम भी सीख ही रहे हैं जैसे वो कर रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रेसिडेंट एड्रेस। अनदर एक इम्पॉर्टेंट मुझे डेटा लगा, तो मुझे लगा आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है। प्लास्टिक पे बहुत ज़्यादा फोकस है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक का बैन आपको पता है, एंड बेसिकली प्लास्टिक लॉस, प्लास्टिक रेगुलेशंस भी आई थी, उनको भी आपको डिटेल में ज़रूर पढ़ना चाहिए क्योंकि प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है। तो वहाँ पे OECD ग्लोबल प्लास्टिक आउटलुक कह रहे हैं कि 2060 तक सब सहारन कंट्रीज़ में या सब सहारा अफ्रीका में प्लास्टिक डबल हो जाएगा, प्लास्टिक कंजप्शन डबल हो जाएगा, एशिया में ट्रिपल हो जाएगा और यूरोप में विल ग्रो ओनली बाय 15%। इसके भी अब दो पहलू हैं, आपको समझना ज़रूरी है। या तो यूरोप में इतने स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस आ रहे हैं कि वो यूरोप में प्लास्टिक प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, डैट इज़ ट्रू ऑल्सो, प्लास्टिक कम्प्लीटली बैंड है यूरोप में। और या तो ये एक OECD कंट्रीज़ का रिपोर्ट है, तो वो बेसिकली सब सहारन कंट्रीज़ और एशिया पे सारा बर्डन डालेंगे और यूरोप को इससे आराम से निकाल देंगी। अगेन इट्स अप टू यू, आप कैसे डेटा को समझते हो, आप कैसे उसको यूज़ करते हो आप अपने आंसर्स में, इट्स ऑल अप टू यू। तो इफ़ यू अंडरस्टूड टुडेज़ न्यूज़पेपर और आपको ये वीडियो पसंद आई हो, डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। And I will just say that please give at least 20 to 30 minutes, either read newspaper or watch any newspaper reading, newspaper videos. It will help you not only to link your static to your dynamic part, but it will also help you to understand कि आप अपने answers को, अपने preparation को कैसे day by day improve कर सकते हैं। So this was all from my side. Thank you for your patience and your time. I will see you tomorrow again. Bye.